मुल्ला नसरुद्दीन एक दोपहर बैंक से निकल रहा था, एकदम से उसने आवाज लगाई, किसी के नोटों की गिड्डी तो नहीं गिर गई? एक 10-25 आदमी एकदम दौड़ पड़े। उन्होंने कहा हमारी गिरी, हमारी गिरी। उसने कहा भाई इतने परेशान ना हो, मुझे तो अभी गिड्डी को बांधने का धागा ही मिला है। दरवाजे पर बैठे हुए एक खूंखार अल्सेशियन को देखकर डब्बू जी द्वार के बाहर ही ठिठक के खड़े हो गए। आ जाओ डब्बू, डरो मत। चंदूलाल ने अपने मित्र डब्बू जी को साहस बंधाते हुए कहा, डब्बू जी क्या यह कुत्ता काटता नहीं? चंदूलाल, अरे मित्र यही देखने के लिए तुम्हें बुला रहा हूं कि देखें कैसा कुत्ता है, कल ही मैंने खरीदा है। मुल्ला नसरुद्दीन होटल में बैठा था, जरा ज्यादा पी गया, और ज्यादा पी गया तो ज्यादा हाँकने लगा। बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि मुल्ला ने कहा कि मुझसे ज्यादा सहृदय आदमी, उदार आदमी इस नगर में दूसरा नहीं। लोगों ने कहा ये तो हद हो गई, तुम किस तरह के सहृदय, कैसे उदार? अरे कभी घर इतने दिन हो गए चाय पानी के लिए भी नहीं बुलाया, वर्षों हो गए कभी मित्रों को भोजन के लिए भी निमंत्रित किया होता है, और कितनी बार हमारे घर भोजन कर गए हो, उसके उत्तर में भी कभी जवाब नहीं दिया। मुल्ला ने कहा तो आज ही हो जाए। पिए था तो होश तो पक्के थे नहीं। कहा कि चलो, सब चलो, आज भोजन मेरे घर। 30-35 का जत्था, पूरा मधुशाला चल पड़ी। जैसे जैसे घर करीब आने लगा, होश भी आने लगा, क्योंकि पतियों को होश आता है पत्नियां जैसे ही करीब आती। जैसे ही पत्नी की याद आनी शुरू हुई कि अब झंझट खड़ी होगी, अब फंसे बुरे, 30-35 आदमियों को लेके जा रहा हूं और दिन भर से नदारत हूं, तब याद आया कि अरे सुबह भिंडी लेने बाजार भेजा गया और भिंडी तो खरीदी नहीं, घर ही लौटे नहीं। पत्नी तो बैठी होगी लिए मूसल और देख के 35 मुस्तंडों को। आज आई मुसीबत और इन 35 के सामने बद्ध होगी, और ये तो मैं किस मुंह से कहूंगा कि इनको भोजन करवाओ, ये तो सवाल ही नहीं उठता। वो मुझे मारे ना पीटे ना, इनके सामने यही बहुत है। कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। दरवाजे पे जाकर उसने मित्रों से कहा तुम चुपचाप खड़े रहो, भाई तुम भी सब शादीशुदा हो, सो ज्यादा कुछ कहना नहीं, कहा कम ज्यादा समझना, तुम चुपचाप यहीं खड़े रहो, मैं भीतर जाके पहले जरा पत्नी को राजी कर लूं। लोगों ने कहा ये हम समझते, वही तो हम भी सोच रहे थे कि 35 को लेके जा रहे हो, तुम्हारे साथ हम तक की झंझट ना हो। तुम्हारी पत्नी को हम जानते। उनको बाहर कहा कि बिल्कुल चुपचाप रहना, शोरगुल करना ही मत, आवाज नहीं भर करना, शांत रहना। और भीतर गया सो गया, उनको कह गया चुप रहना, शांत। तो वो आवाज भी ना कर सके, दस्तक भी ना दे सके, और अपनी पत्नी से जाके कहा कि आज बड़ी मुश्किल में पड़ गया है, माफ कर मुझे, पैर पे पड़ गया एकदम कि वो भिंडी तो मैं भूल ही गया और इन दुष्टों के संग में पड़ गया, ज्यादा पी गया, पीने में अल्ल बल्ल बग गया, इनको साथ ले वाला आया, भोजन का निमंत्रण दे दिया। पत्नी ने कहा भोजन? भोजन तो अपने दो के लिए भी घर में नहीं, तुम्हें भेजे किस लिए था? सब्जी नहीं, आटा नहीं, घी नहीं, दो के लिए भोजन नहीं, 35 के लिए भोजन कहां होगा? मुल्ला ने कहा कोई फिक्र ही मत कर, मैंने तो उनको कह दिया कि बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो। आखिर कब तक खड़े रहेंगे? आवाज भर की कि नियम तोड़ दिया। घंटा बीत गया, मगर 35 भी पिए थे, वो भी खड़े रहे। 2 घंटे बीत गए, आधी रात होने के करीब होने लगी। आखिर उन्होंने कहा कि कब तक खड़े रहेंगे, ऐसे सुबह हो जाएगी। दस्तक दी। मुल्ला ने पत्नी को भेजा और कहा कि कह दो कि मुल्ला घर पे नहीं। पत्नी ने आके कह दिया कि मुल्ला घर पर नहीं। उन्होंने कहा ये तो हद हो गई, और हम यहाँ 3 घंटे से खड़े हैं और वो हमारे सामने दरवाजे के भीतर गया है, और 35 आदमी की आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये गवाह हैं सब। वो घर के भीतर है, कहीं छिपा होगा, हमें घर के भीतर आने दो, हम उसे निकाल बाहर करेंगे। पत्नी ने कहा कि नहीं है भाई, वो सुबह से ही गए हुए हैं, भिंडी खरीदने तो लौटे ही नहीं, मैं खुद ही परेशान होकर बैठी हूं। मगर वो भी जिद किए हुए रहे कि हम तो अंदर आके देखेंगे। 35 आदमी घर में घुसे तो मुल्ला फंस ही जाए। विवाद करने लगे तो मुल्ला को भी जोश आ गया। उसने ऊपर की एक खिड़की खोली, दूसरी मंजिल से बोला कि सुनो जी, आधी रात को किसी की स्त्री से विवाद करते शर्म नहीं आती? और मैंने तुमसे कहा था चुप रहना,
और फिर यह भी तो हो सकता है कि मुल्ला तुम्हारे साथ आया हो, मकान के भीतर गया हो और पीछे के दरवाजे से कहीं निकल गया हो। खुद ही मुल्ला कह रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा शक्की स्वभाव का था। जब उसने नई नई कार खरीदी तो यार दोस्तों ने समझाया कि नसरुद्दीन ड्राइवर जरा सोच समझ के रखना, बड़े बदमाश होते हैं ये लोग। मौका पाते ही आंखों में धूल झोंक कर नई गाड़ी के सामान बदल लेते और कबाड़ खाने से खरीद कर पुराने कलपुर्जे डाल देते। नसरुद्दीन ने कहा बिल्कुल ठीक, मैं ड्राइवर की बराबर निगरानी रखूंगा। पासी के मोहल्ले में रहने वाले और ईमानदार समझे जाने वाले मियां महमूद को नसरुद्दीन ने ड्राइवर रखा। पहला ही दिन था। सुबह सुबह मुल्ला शहर घूमने निकला। घर से चलने के पहले महमूद बोला, मालिक एक स्क्रू ड्राइवर भी साथ रख लीजिए, वक्त बेवक्त कहीं काम आ सकता है। नसरुद्दीन ने गरज के कहा, बड़े मियां कमाल है, वक्त पर स्क्रू ड्राइवर ही काम आना है तो मैंने तुम्हें किस लिए ड्राइवर रखा है? यह भी खूब रही, ड्राइवर भी रखूं ऊपर से स्क्रू ड्राइवर भी रखूं। तुमने अभी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया और धोखा देना शुरू किया। बेचारे मियां महमूद ने बमुश्किल नसरुद्दीन को समझाया कि इसको ड्राइवर कोई ड्राइवर नहीं होता, ये तो पेचकस का नाम है। मुल्ला का संदेह विश्वास में परिणत हो उठा कि जरूर ये चालबाज नौजवान उसकी नई कार के बेशकीमती कलपुर्जे बदलने की फिराक में, वरना पेचकस की क्या जरूरत आ पड़ी अभी अभी शुरू पहले ही दिन। खैर मन ही मन अपने संदेह को दबाए वो घर से निकला और मियां महमूद की एक एक हरकत को शर्लक होम्स की जासूसी निगाहों से नसरुद्दीन देख रहा था। जब महमूद ने खटाक से कुछ किया तो इंजन की आवाज तेज हो उठी। मुल्ला ने सीट से उछक के पूछा, मियां क्या किया तुमने, ये आवाज कैसी हुई? जवाब मिला, हुजूर मैंने अभी अभी गियर बदला, इसी कारण ये आवाज हुई। मेरे दोस्तों ने सच कहा था, मुल्ला नसरुद्दीन ने गरीब ड्राइवर की गर्दन पकड़ कर कहा, मगर तुम्हारा भी जवाब नहीं बड़े मियां। अरे जब दिन दहाड़े मेरी आंखों के सामने ही गियर बदल रहे हो तो न जाने मेरी पीठ पीछे क्या क्या ना करोगे। थोड़ी दूर जाकर घरघराहट की आवाज के साथ कार खड़ी हो गई। महमूद बोला, मालिक गाड़ी में पेट्रोल खत्म, अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती। नसरुद्दीन ने मन ही मन सोचा, जरूर इस बदमाश ने ही कुछ गड़बड़ की, कल से मैं दूसरा आदमी रख लूंगा। मगर प्रगट में वह बोला, पेट्रोल नहीं है तो ना रहे, और यदि गाड़ी आगे नहीं जा सकती तो सुनो मियां, गाड़ी पलटाओ और वापस घर चलो। रात के 2 बजे मुल्ला नसरुद्दीन घर वापस लौट रहा था। उसने देखा कि एक मोटा तगड़ा आदमी सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा किसी स्त्री को प्रेम कर रहा। यद्यपि अंधेरा बहुत था, फिर भी नसरुद्दीन की तेज निगाहों को यह समझने में देर न लगी कि वह इंसान कोई और नहीं, उसी का मित्र मटकानाथ ब्रह्मचारी। मुल्ला थोड़ी देर तक तो छिपा छिपा ये रामलीला देखता रहा। जब उसे पक्का भरोसा हो गया कि ये मटकानाथ ही है तो उसने जोर से आवाज लगाई, क्यों रे पाखंडी, खुलेआम सड़क पर रास रचा रहा है, ठहर बेटा राम, पूरे गांव में खबर कर दूंगा कल सुबह। ऐसा सुनते ही मटकानाथ ब्रह्मचारी अपनी दुम दमाकर पास की गली में अदृश्य हो गया। जब वहां सिर्फ वह स्त्री बची और नसरुद्दीन। अब वहां सिर्फ वह स्त्री बची और नसरुद्दीन। जो होना था सो हुआ। मुल्ला ने देखा कि स्त्री अत्यंत सुंदर और मोहक है। वैसे तो अंधेरा था, मगर फिर भी नसरुद्दीन ठहरा सौंदर्य का पारखी। दूर से ही पहचान गया। पास गया तो स्त्री के कपड़ों में लगे इत्र की सुगंध से मदहोश हो गया। स्त्री भी राजी हो गई। मुल्ला ने उसे अपने आलिंगन में ले लिया। ऐसी अद्भुत, कामोत्तेजक और मनमोहक स्त्री मुल्ला ने कभी देखना तो दूर सोची भी न थी। उसे लगा कि जरूर मटकानाथ की साधना को भ्रष्ट करने के लिए स्वर्ग से इंद्र ने किसी अप्सरा को भेजा है। जब प्रेम क्रीड़ा करते करते करीब 15 मिनट बीत गए, तब एक दुष्ट पुलिस का सिपाही न जाने कहां से कबाब में हड्डी बनकर आ टपका। उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है? इतनी रात को यहां क्या हो रहा है? मुल्ला ने डरते डरते कहा, अरे हवलदार जी, मुझे नहीं पहचानते, मैं हूं मुल्ला नसरुद्दीन, यहीं पास के ही मकान में रहता हूं। अरे आप हैं भाईजान? पुलिसमैन ने टार्च की रोशनी में उसे पहचानते हुए कहा, मगर इतनी रात को आप यहां क्या कर रहे हैं? कुछ न पूछो दोस्त, जरा रोमांस का दिल हो आया तो अपनी बीबी को प्यार कर रहा हूं। अरे माफ करना भाईजान, मुझे क्या पता कि आप अपनी बीबी को प्यार कर रहे हैं। क्षमा करना मुल्ला, क्षमा मांगने की कोई बात नहीं भाई, नसरुद्दीन बोला। जब तक तुमने टार्च की रोशनी नहीं डाली थी
तब तक तो मुझे ही कहां पता था कि मैं अपनी ही बीबी से प्यार कर रहा हूं। आज इतने। मुल्ला नसरुद्दीन रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते के किनारे बैठे एक आदमी ने पुकार दी कि बड़े मियां, मुझे अंधे पे भी कुछ दया करो, 2 आने मिल जाएं। नसरुद्दीन ने गौर से देखा और कहा कि तुम अंधे, तुम्हारी एक आंख तो बिल्कुल ठीक मालूम होती। तो उसने कहा मालिक, एक ही आना मिल जाए। एक और कहानी मैंने सुनी है कि मुल्ला जा रहा था सिनेमा देखने। सिनेमा के बाहर ही एक भिखमंगे ने हाथ फैलाया और कहा कि सूरदास को कुछ मिल जाए। मुल्ला जल्दी में था, कौन झंझट करे, कौन बकवास करे। उसने एक 10 पैसा का सिक्का डाल दिया। उस अंधे ने सिक्के को गौर से देखा और कहा सिक्का नकली। मुल्ला ने कहा हद हो गई, तुम अंधे हो और तुम्हें सिक्का नकली ही ये भी पता चल गया। उसने कहा आपसे क्या छिपाना, असल में आज मैं अपने मित्र की जगह बैठा हुआ हूं, मेरा मित्र अंधा है। तो मुल्ला ने पूछा तेरा मित्र कहां का? वो सिनेमा देखने गया। मैं तो असल में बहरा हूं। मुल्ला नसरुद्दीन एक सांझ बहुत पी गया, नशे में धुत सड़क के किनारे खड़ा था। एक सिपाही वहां से गुजरा। उसने कहा कि नसरुद्दीन के बच्चे यहां क्यों खड़ा है? नसरुद्दीन बोला खड़ा हूं, अरे अपने घर की राह देख रहा हूं। सिपाही ने कहा मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारा मतलब, इधर खड़े खड़े घर की राह देखने का क्या मतलब? नसरुद्दीन ने कहा इस समय सारा शहर मेरी आंखों के आगे घूम रहा है, अपना घर आते ही उसमें घुस जाऊंगा। मुल्ला नसरुद्दीन अपने कुछ मित्रों के साथ मछलियों के शिकार के लिए गया। नाव जब बीच नदी में पहुंची, वो जहां बैठा था वहीं अपने चाकू से छेद करने लगा। उसके मित्र बहुत चौंके। चंदूलाल ने कहा ये क्या करते हो? डब्बू जी ने कहा पागल हो गए, होश है? मुल्ला ने कहा मैं अपनी जगह पर कर रहा हूं। मुल्ला नसरुद्दीन का छोटा बेटा एकदम भागा हुआ बैठक खाने में आया और बोला मम्मी मम्मी। और मोहल्ले की 10-5 स्त्रियां बैठी गपशप कर रही थी कि पप्पा ने अभी अभी मेरी आया की किस्सी ली और आया घबरा रही थी। तो बोले घबरा मत, मेरी मोटी भैंस तो बैठक खाने में बैठी। ये मोटी भैंस कहां है? मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था तो मेरे पड़ोस में एक बंगाली प्रोफेसर थे भट्टाचार्य। मैं पहले ही दिन उस मकान में पहुंचा था। मुझे कुछ भट्टाचार्य के परिवार के रहस्य पता नहीं थे। दीवार पतली थी, आवाज यहां से वहां आती जाती थी। रात को 12 बजे उनकी पत्नी में झगड़ा हो गया। मेरी भी नींद खुल गई, कोई उपाय ही ना था, सुनना ही पड़े जो हो रहा था। बात जब बहुत बढ़ गई तो मैं भी थोड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि भट्टाचार्य ने अपना छत्ता उठा लिया और कहा कि मैं चला मरने, मैं जाकर ट्रेन के नीचे सो जाऊंगा। पत्नी ने कहा जा। तब तो मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, अब ये मुझे बीच में आना ही पड़ेगा। ये कहीं रात 12 बजे और ट्रेन ज्यादा दूर नहीं थी, कोई मुश्किल से 4-6 फरलांग का फासला था। ये पटरी पे जाके लेट जाए, मर जाए, अच्छा आदमी। और पत्नी को फिक्र नहीं होगी जा मुझे बोलना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरा अभी परिचय भी किसी ने उनसे नहीं करवाया है। लेकिन ये मौका कोई औपचारिकता का है। मैं दरवाजा खोल के बाहर आया, भट्टाचार्य एकदम तेजी में, मगर बंगाली तो बंगाली, मरते वक्त भी छाता अपने बगल में। छाता लेके एकदम निकल ही गए घर से। मैंने उनकी पत्नी को कहा क्षमा करो, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, आपका पारिवारिक मामला है, पता नहीं आप लोगों के क्या खेल हैं, कैसा हिसाब है, मगर ये जरा बात ज्यादा हुई जा रही, मैं कुछ करूं, भट्टाचार्य को लौटा के लाऊं ना? आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप नए नए, मैं इन्हें 20 साल से जानती हूं, ये तो कई दफे जा चुके, अभी आप देखोगे थोड़ी देर में लौटाते। उसने कहा कि अब आपने पूछ ही लिया तो आपको कह दूं, एक दफे तो ये टिफिन लेके गए थे मरने, आपको छत्ता देख के हैरानी हो रही होगी। टिफिन लेके लेटे थे पटरी पे जाके,
किसी किसान ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? पटरी पे भी ऐसे लेटे थे जिस पे शायद ही कभी गाड़ियां आती, सिर्फ मालगाड़ियां संटिंग करती। किसी किसान ने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मरने आया हूं। तो उसने कहा मरने आया वो तो मेरी समझ में आता, लेकिन टिफिन किस लिए? उन्होंने कहा कि इधर कोई गाड़ियों का भरोसा है इस देश में? कितनी लेट हो जाएं, क्या भूखे मरना है? और फिर जब गाड़ी बहुत देर तक नहीं आई तो अपना खा पी के टिफिन पिकनिक करके घर लौट आए। और हमारी बात ही हो रही थी कि भट्टाचार्य वापस आ गए। मैंने पूछा कि आप लौट आए? उन्होंने कहा कि देखते नहीं पानी गिरने लगा। आप तो छाता ले गए थे, वो छाता खराब है, पहले तो खुलता ही नहीं, और खुल जाए तो छेद ही छेद है। चंदूलाल किसी नौकरी के लिए परीक्षा देने गए थे। परीक्षा शुरू हुई। परीक्षक ने चंदूलाल से कहा कि चंदूलाल तुम बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो? चंदूलाल बोले मैं क्या करूं हुजूर, इसी प्रश्न पत्र में तो लिखा कृपया पीछे देखिए। मुल्ला नसरुद्दीन सफर कर रहा था। टिकट कलेक्टर ने उससे टिकट पूछा। ये जेब देखी उसने, वो जेब देखी, बिस्तर खोला, सूटकेस खोला, सारी चीजें फैला दी। कंडक्टर भी चिंतित हो गया। उसने कहा रहने दीजिए, आप भले आदमी मालूम होते हैं, जरूर होगी टिकट। उसने कहा कि ऐसी की तैसी टिकट की, तुम्हारे लिए कौन टिकट खोज रहा है? तो उसने कहा फिर तुम किसके लिए खोज रहे हो? उसने कहा मैं इसलिए खोज रहा हूं कि मुझे जाना कहां है। एक और शराबी के संबंध में मैंने सुना है, बैठा टैक्सी में और उसने कहा एकदम तेजी से चलो, और टैक्सी वाला भी पिए था। यहां दुनिया बड़ी अजीब है। यहां तुम ही थोड़ी पिए हो, तुम्हारे नेता भी पिए, टैक्सी वाला भी एकदम भागा, बेतहासा भागा, तहासा भागा। कोई आधा घंटा तेजी से चक्कर लगाने के बाद आकर टैक्सी वाले को थोड़ा होश आया। उसने कहा भाई जाना कहां है? उस शराबी ने कहा अगर हमको यही मालूम होता तो हम पैदल ही न चले गए होते। फौज में नए रंगरूटों की भर्ती चल रही थी। कप्तान ने चंदूलाल का चुनाव करते हुए कहा चंदूलाल और सब बातें तो तुम्हारे बारे में ठीक है, तुम्हारा चरित्र बिल्कुल चांद की तरह उज्जवल, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक है, लेकिन क्या तुमने कोई वीरता का काम भी कभी किया है? चंदूलाल बोले हाँ हुजूर किया है, मैं 3 साल तक शादीशुदा रह चुका हूं। एक रात मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने सुना कि मुल्ला जोर जोर से कह रहा कमला कमला, नींद में। पत्नियां नींद में भी नहीं छोड़ती पीछा, नींद में भी सुनती हैं कि पति क्या कह रहा है। उसी वक्त हिला के उठाया, कहा कि क्या कमला कमला रखा, ये कमला कौन? एक क्षण तो मुल्ला झिझका, एकदम नींद से उठा था, कुछ समझ में भी नहीं आया। फिर होश आया, उसने कहा कमला कोई नहीं, ये घोड़ी का नाम। तू तो जानती है कि मुझे रेस कोर्स में रस है और इस घोड़ी पे मैंने दांव लगाया हुआ है। बात मुल्ला ने सोची आई गई हो गई, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब वो अपनी दाढ़ी बना रहा था, उसकी पत्नी ने दरवाजे पे दस्तक दी बाथरूम के। कहा खोलो दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, उसने कहा कि फोन आया है तुम्हारे नाम। किसका फोन? तो उसने कहा उसी घोड़ी का। पत्नियों से बचा नहीं सकते। वो घोड़ी कह रही कि प्लाजा टाकीज में शाम को 6 बजे मिलना।